नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से आज की टेलीकॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रवण क्षमता के माध्यम से हम न केवल सुनकर अपने कामों को करते हैं, बल्कि हम जो सुनते हैं उसके हिसाब से अपनी आगे वाली क्रियाओं का नियोजन भी करते हैं कि हम जो सुन रहे हैं उसी हिसाब से अपने काम को करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चों में श्रवण बाधिता है, वो सुन नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से उनकी सीखने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। जो कुछ हम सुनकर सीख सकते हैं उसको सीखने में देरी हो जाती है। यदि हमें पता चलता है कि बच्चे को श्रवण बाधिता है, उसके अंदर कोई समस्या है, तो ज़रूरत इस बात की होती है कि उन्हें सही समय पर इंटरवेंशन देकर सही शिक्षा दी जाए। आज हम अपने एपिसोड में यही जानेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के एजुकेशन के लिए हैं, क्या क्या एजुकेशनल सर्विसेज अवेलेबल हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं श्रीमती रंजना सेठी। आप श्री LKC जगदम्बा महाविद्यालय में 1996 से प्रिंसिपल हैं और 1981 से आप एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर कार्य कर रही हैं। रंजना जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे विशेषज्ञ श्री राजेंद्र N छरोड़िया जी हैं। आप भी LKC जगदम्बा महाविद्यालय गंगानगर में स्पेशल एजुकेटर हैं। आप 1996 से स्पेशल एजुकेटर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। राजेंद्र जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। Before we start the program, kindly note down our phone number so that you can ask the questions. Our toll-free number is 1600112345. मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 1600112345। हमारा STD नंबर है 01129532845, 01129532845। एक और STD नंबर है 01129536131। आप फैक्स के द्वारा भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। फैक्स नंबर है 29536134। Now I would request Mrs. Ranjana Sethi to tell us about the types of educational systems available for hearing impaired children. Mrs. Ranjana Sethi. जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में आता है कि शिक्षा का अर्थ है कि स्कूल की एजुकेशन लेना, हायर एजुकेशन लेना, उसके बाद वो वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन लेना और अपना रोजगार बच्चे का ले लेना। किंतु जब हम शिक्षा की बात करते हैं, चाहे बधिरों के लिए या सामान्य व्यक्तियों के लिए, उसमें शिक्षा का अर्थ इतना छोटा नहीं रह जाता। शिक्षा एक बच्चा विभिन्न चरणों में पूरी करता है, विभिन्न स्थानों से पूरी करता है। तो जब हम मेनली बधिर बच्चे के लिए, मुख्यतः बधिर बच्चे के लिए शिक्षा की बात करते हैं, तो हम उसके जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा की बात करते हैं। प्रत्येक शिक्षा की उपयोगिता अपनी अपनी है। इसमें हम 3 तरह की एजुकेशन की बात करेंगे: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन जो कि सामान्य बच्चा जिस प्रकार से नॉर्मल स्कूल में जाता है और वो विभिन्न चरणों में निश्चित उम्र में निश्चित समय पर निश्चित कक्षाएं पास करता है, इसी प्रकार बधिर बच्चा स्पेशल स्कूल में या सामान्य स्कूल में, ये आवश्यक नहीं है कि वो स्पेशल स्कूल में ही जा रहा है, स्पेशल स्कूल में या सामान्य स्कूल में निश्चित समय पर निश्चित कक्षाएं पास करता है। और इसके लिए उसके जो विशेष स्कूल होते हैं, जिनमें कि स्पेशल एजुकेटर होते हैं, स्पेशल क्लासरूम होते हैं और वहाँ का वातावरण विशेष होता है, जिसमें बधिर बच्चों के साथ ही उसको शिक्षा दी जाती है। तो उस माहौल में बच्चा क्रमवार सभी कक्षाओं को पास करता है। जैसे स्कूल की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सभी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो क्रमवार पास करता चला जाता है। किंतु फॉर्मल एजुकेशन बच्चा विशेष स्कूल में विशेष बच्चों के साथ ग्रहण करता है, जिसमें विशेष बच्चों को पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों के समान ही होता है।
सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम जो वो सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं, वही पाठ्यक्रम इन बच्चों को विशेष स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। तो फॉर्मल एजुकेशन में एक विशेष बच्चों के लिए अलग से एक सिस्टम सेटअप होता है जो कि सामान्य बच्चों में नहीं होता है। दूसरी हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे, जो एजुकेशन बच्चों के लिए घर पर ही ग्रहण की जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चे स्वतः ही सीखते हैं, वातावरण से, अभिभावकों से या अपने समाज से, क्योंकि समाज इस एजुकेशन को स्वयं ही बच्चे को देता है और बच्चा उसको ग्रहण करता है। सामान्य बच्चों में इनफॉर्मल एजुकेशन को लेने के लिए किसी विशेष कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ अपने बच्चे को जो शिक्षा देती है वो उसके सामान्य बच्चे को सुनने के कारण उसको स्वयं मिलती चली जाती है। किंतु जब बधिर बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा इस इनफॉर्मल एजुकेशन से ही अछूता रह जाता है। यदि अर्ली डायग्नोस नहीं हुआ तो इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चे को बिल्कुल नहीं मिल पाती, क्योंकि यह इनफॉर्मल एजुकेशन सुनने पर आधारित शिक्षा है। क्योंकि बच्चा अपने परिवार का, रिश्तेदारों को या दोस्तों को, सबके नामों को, वस्तुओं के नामों की पहचान ये इनफॉर्मल एजुकेशन से ही करता है। क्योंकि बच्चा सुनता है तो उसे पता है कि इस ऑब्जेक्ट का नाम ये है, किंतु यदि बच्चा नहीं सुनता है तो वो यह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि इस वस्तु का नाम इस प्रकार है। इस तरह से बच्चे का भाषा विकास और शब्दकोश इसका विकास पूरा नहीं हो पाता। यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है जो इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसका ना तो शुरू का कोई सिरा है ना अंत का सिरा है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत व्यक्ति के शिक्षा जो है समाज से, परिवार से, सबसे ये लेता चला जाता है। इसका कोई अंत का सिरा नहीं है। इसके लिए सुनना बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए बधिर बच्चों में फॉर्मल एजुकेशन का होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि उसको देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह निर्भर करता है हमें उसे विशेष प्रकार की सहायता देकर, विशेष प्रकार से उस पर हियरिंग एड लगाकर, उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके, जिससे कि उसका शब्दकोश बढ़ सके और वो भाषा में शीघ्र उतर सके। क्योंकि शब्द जो इनफॉर्मल एजुकेशन है यही फॉर्मल एजुकेशन की नींव है। क्योंकि जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में जाता है तो यदि उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन जो उसको परिवार से मिली है वो पूरी अच्छी तरह विकसित हो तो उसे फॉर्मल एजुकेशन लेने में कहीं किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु यदि वो इनफॉर्मल एजुकेशन जो कि उसको परिवार से, समाज से, घर से, माँ से, सबसे मिलनी है, वो उसकी पूरी नहीं होगी तो जब वो फॉर्मल एजुकेशन में जाएगा, जैसे 3 साल या 4 साल या 5 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसका अगर हम मशीन लगाकर उसको इनफॉर्मल एजुकेशन के बाद फॉर्मल एजुकेशन में डायरेक्ट ले आते हैं तो वह समय उसका स्टार्टिंग उम्र हो जाती है कि बच्चे की सुनने की शुरुआत हुई है, तो बच्चा पैदा होने वाली स्थिति में आ जाता है। तो हमारे को सबसे ज़्यादा शिक्षा को ध्यान देना है इनफॉर्मल एजुकेशन की, जो उसको समाज से, परिवार से मिलती है। तीसरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा आज सामान्य बच्चे या विशेष बच्चे सभी के लिए बहुत आवश्यकता अनुसार हो चुकी है। इसमें काफ़ी लचीलापन आ गया है, जैसे डिस्टेंस मोड, ओरल एजुकेशन, ये स्पेशल एजुकेशन भी हो सकती है, जनरल एजुकेशन भी हो सकती है। इसमें सबसे अधिक जो लाभ है बधिर बच्चों के लिए वह यह है कि इसमें उम्र का या समय का कोई बंधन नहीं होता। जिस प्रकार यदि बधिर बच्चा अपनी सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन आसानी से पार करना चाहता है तो वो NIOS के माध्यम से इजीली पास कर सकता है, जिसमें उसका क्वेश्चन बैंक होता है और उम्र का कोई रिलैक्सेशन होता है उम्र में कि वो किसी भी उम्र में ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका परीक्षा में बहुत लचीलापन है, क्योंकि इसमें परीक्षा में भी उसको समय की छूट है, जिससे कि बच्चा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसमें अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण कर पाए।
इस प्रकार से जो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल किसी भी तरह से बच्चे को शिक्षा दी जाए, कोई भी शिक्षा दी जाए, ये सभी शिक्षाएं बधिर बच्चे के लिए बहुत आवश्यक हैं। धन्यवाद रंजना। अब आप हमें ये बताएं कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ऐसी कौन सी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उनकी पोटेंशियल्स को बढ़ा सकते हैं। हियरिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। हियरिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए अगर बात करें तो आज तकनीकी शिक्षा के कारण, तकनीकी के विकास के कारण जो शिक्षा बधिर बच्चों के लिए है उसका बहुत अधिक विकास हुआ है। यह संभव हुआ है कि बच्चों को उसकी रेजिडुअल हियरिंग, जो उसकी बची हुई शक्ति है, उसको सुनवा कर, क्योंकि यदि आप ये मत सोचिए कि बच्चे को अगर हियरिंग एड लगा दिया तो नॉर्मल बच्चों के समान उसको कर देंगे और वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। इतना ही आवश्यक नहीं है कि बच्चे को आपने हियरिंग एड लगाया और आवाज़ों को सुनाने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है बच्चों को आवाज़ों की पहचान करवाएं और किसी भी तरह से बच्चे को कम्युनिकेट करें। तो जब हम आवाज़ सुनने, ध्वनि, भाषा की पहचान करे, बच्चा भाषा को समझ सके, तो ध्वनियों की को पहचानना और भाषा का ज्ञान ये मुख्य रूप से है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बधिर बच्चों को शिक्षा देने के, जिनमें मुख्य हैं स्पोकन लैंग्वेज, जिसमें हम ओरल या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी देते हैं, क्यूट स्पीच, साइन लैंग्वेज, टोटल कम्युनिकेशन। ये विभिन्न चरण हैं जिनके द्वारा कि अभिभावक किसी भी रूप में अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है। अब अभिभावकों को तय करना होता है कि मैं अपने बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दूं, कौन सी विधि से कहां पर जाकर अपने बच्चे को शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा दूं। तो जो ओरल एजुकेशन या स्पोकन लैंग्वेज एजुकेशन है, इसके विषय में बात करें तो यह, इसका अर्थ है सुनकर शिक्षा ग्रहण करना। जैसे सामान्य बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है सुनकर, इसमें जो बच्चे का रेजिडुअल हियरिंग होती है उसका पूरा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हर बधिर बच्चे में उसकी सुनने की क्षमता अवश्य होती है। यदि उसका शुरू में ही जांच कर ली जाए, उसका पता चल जाए कि इसकी सुनने की क्षमता कितनी बची हुई है, तो उस बच्चे में प्रोग्रेस बहुत अधिक हो सकती है। तो ओरल एजुकेशन इसी सुनने की क्षमता पर ही आधारित है, जिसमें बच्चे को श्रवण यंत्र लगाया जाता है या कॉकलिया इम्प्लांट किया जाता है, उसको एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस देकर उसको सामान्य समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाता है। इसमें बच्चों का स्वावलंबन की भावना बढ़ती है, बच्चे में दूसरे बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की भांति वार्तालाप करने के और अधिक चांसेस बढ़ते हैं। और इसमें कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ या समाज के साथ या अन्य लोगों के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर पाता है। इस तरह से ओरल एजुकेशन बच्चों को दी जा सकती है हियरिंग एड लगाकर। रंजना, हम पहले गंगानगर से कॉल ले लेते हैं। जी, गंगानगर से कॉल दीजिए, कॉल दीजिए। हेलो। हाँ जी, मैं ओम चलाना बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। डेफ स्कूल टीचर बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, सवाल पूछिए अब अपना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेफ स्कूल में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, वो बात नहीं ले लेंगे डेफ बच्चों को। जी तो बताइए। बच्चों को लैंग्वेज का असेसमेंट किस प्रकार से किया जाए ताकि लैंग्वेज डेवलप अच्छी हो, अच्छा, ये जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है। और कोई सवाल है आपका? नहीं जी, धन्यवाद। ठीक है, हम आपका सवाल अभी थोड़ी देर बाद देते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। सेकंड है क्यूट स्पीच। क्यूट स्पीच में हर स्पीच साउंड का एक क्यू होता है, ये साइन लैंग्वेज नहीं है। इसमें हर, कैप्शन को दीजिए, हर स्पीच साउंड का जो एक क्यू होता है जिसके द्वारा बधिर बच्चा ये जान पाता है कि इस साउंड का कौन सा क्यू है। जिस प्रकार की माँ एंड पा दोनों की साउंड देखने में बराबर है, किंतु दोनों की साउंड में डिफरेंस है।
तो साउंड क्यूज देने के लिए हम क्यूट साउंड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन यह विधि सामान्यतः विशेष स्कूलों में प्रयोग की जाती है। इसमें लिप रीडिंग, फिंगर स्पेलिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग और एम्प्लीफिकेशन सिस्टम, राइटिंग, साइन लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, सभी का ये सम्मिश्रण है। इसमें कोशिश यह होती है कि किसी भी तरह हो सके बधिर बच्चे को कम्युनिकेशन का माहौल देना, चाहे तो बच्चा साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करे, ओरल लैंग्वेज से कम्युनिकेट करे, किसी भी प्रकार से बच्चा कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेशन, टोटल कम्युनिकेशन मुख्यतः विशेष स्कूलों में, बधिर बच्चों के स्कूल में विशेष अध्यापकों द्वारा, विशेष तकनीकी द्वारा और विशेष कक्षाओं में दी जाती है, जिससे कि जिन अध्यापकों को यह साइन लैंग्वेज, स्पीच सभी का ज्ञान होता है, वो टोटल कम्युनिकेशन द्वारा ही बच्चे को विशेष स्कूलों में शिक्षा देते हैं। इसमें सामान्यतः 8 से 10 बच्चे कक्षा में होते हैं और प्राइमरी लेवल से इनको विभिन्न प्रयोग शिक्षा के माध्यमों द्वारा, जो टोटल कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित अध्यापक, जैसे किंडरगार्टन में, नर्सरी, KG1, KG2 में उनको स्पीच सिस्टम डेवलप कराया जाता है, जैसे कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करवाना, मॉर्निंग एक्सरसाइजेज देना, खिलवाना, जिससे कि उसकी रेस्पिरेटरी, उसकी वोकल कॉर्ड्स अच्छी से कार्य कर सकें, उसका स्पीच ट्रेनिंग देना जिससे कि वो सही से बोल सके, थेरेपी देना, लिप्स रीडिंग करवाना जिससे कि वो आवाज़ों को अच्छे से पढ़ सके और दूसरे की बात को समझ सके, और उसके साथ साथ विभिन्न वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाना, जैसे कि वातावरण में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी का नाम बच्चे को सभी के नामों से परिचित करवाना, सुनकर या उनकी साइन के साथ, जिससे कि बच्चा समाज में या बधिर बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ कम्युनिकेट करने में, वार्तालाप करने में कोई कठिनाई महसूस ना करे। इस तरह से टोटल कम्युनिकेशन का प्रयोग सामान्यतः विशेष स्कूलों में विशेष अध्यापकों द्वारा बधिर बच्चों के लिए किया जाता है। जो हमारा चौथा सिस्टम है वो है साइन लैंग्वेज। यह शिक्षा हाथ के इशारे और चेहरे के हाव भाव, इस पर आधारित शिक्षा है। इसमें बधिर बच्चों को इशारों से या फेशियल एक्सप्रेशन से शिक्षा दी जाती है। इसकी अपनी ग्रामर होती है और इसका अपना ही सिंटैक्स है। साइन लैंग्वेज का प्रयोग बधिर बच्चे बहुलता से करते हैं क्योंकि यह उनको सबसे आसान भाषा लगती है। यह विजुअल लैंग्वेज है और दृश्य है, इसलिए जो बधिर बच्चे हैं वो सुन नहीं सकते, तो जब वो बधिर बच्चों के साथ या समाज के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो आसानी की ओर जल्दी जाते हैं और वो साइन लैंग्वेज के साथ ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी साइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। इस तरह से यदि हम देखें तो शिक्षा को हम किसी भी पद्धति से दे सकते हैं बधिर बच्चों में, चाहे तो उसको साइन लैंग्वेज से दें, वर्बल से दें, टोटल कम्युनिकेशन दें, किसी भी विधि से दें, बधिर बच्चों को शिक्षा देना ही एक हमारा कारण है। धन्यवाद रंजना जी। राजेंद्र जी, जैसे अभी रंजना जी ने बताया कि कई तरह की शिक्षा पद्धतियां हैं, कई तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को सही समय पर शिक्षा ना दी जाए या उनकी शिक्षा का ध्यान ना रखा जाए तो उनके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जिस प्रकार से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीवन के समुचित विकास के लिए एक शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी विकलांग बालकों की शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। एक बधिर बालक जिसमें सुनने की कमी के कारण उसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो ठीक से बोल नहीं पाता है और ठीक से नहीं बोलने के कारण वो
अपने आसपास के परिवेश में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो अपने परिवार, अपने भाई बहन तथा अपने सुनने वाले साथियों के साथ में नेगेटिव रिएक्शन करने लग जाता है। और उनके द्वारा, क्योंकि उसको ये लगता है कि इनके द्वारा जो बात सुनी हुई है, जो बात वो करते हैं आपस में, उनको वो समझ नहीं पाता है और उनके साथ में वो कम्युनिकेशन नहीं रख पाता है। तो उसको ये महसूस होता है कि मैं इनके साथ में ठीक से बात नहीं कर पाता और ना ही इनके द्वारा कई कई बात को मैं ठीक से समझ पाता हूँ। यही कारण है कि वो दूसरों से बात करने में भी शर्म महसूस करने लगता है, क्योंकि उसको यह महसूस होता है कि अगर मैं अपने विचार किसी के सामने व्यक्त करूँगा तो वो उनको समझ नहीं पाएगा। इसी कारण वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी धीरे धीरे नहीं करता है और दूसरों के द्वारा कई भी बात को भी वो ठीक से नहीं समझ पाता है। इसलिए उसमें शर्म की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से वह एक बधिर बालक में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और वह जैसे कक्षा के अंदर अध्यापक अगर उसको स्कूल में डाल दिया जाए, ऐसे बालकों को स्कूल के अंदर डाल दिया जाए, तो वहाँ भी बाद में जब लेट उसका स्कूल में डालेंगे तो वहाँ पर भी उस बालक को शिक्षक द्वारा, सामान्य शिक्षक द्वारा जो बताए गए निर्देश है उन पर भी वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है और धीरे धीरे उनको इग्नोर करने लगता है। इस कारण से वो पढ़ाई के अंदर भी पिछड़ जाता है, क्योंकि सामान्य विद्यालय के अंदर सामान्य बालकों के साथ में अगर उसको शिक्षा देने के लिए बिठाया जाएगा, क्योंकि उसको पहले से ही शिक्षा नहीं दी गई है, जो उसकी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है उसके पास, इस कारण से वो उन बालकों के साथ में भी ठीक से अपना व्यवहार नहीं बना पाता। इसका मुख्य कारण है कि उसके पास वर्बल कम्युनिकेशन का नहीं होना। अच्छा, ये बताएं राजेंद्र जी कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का चयन क्या हम हियरिंग लॉस के हिसाब से करते हैं? हाँ जी, हियरिंग इम्पेयर्ड बालक, एक बधिर बालक जो होते हैं उनकी श्रवण क्षमता अलग अलग होती है, तो उनकी श्रवण क्षमता के आधार पर ही हियरिंग लॉस के हिसाब से ही उनकी शिक्षा का चयन किया जाता है और उनके जो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के हिसाब से ही उनको एक अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। जैसे 5 श्रेणी विभाजित की गई है, जिसमें पहली श्रेणी है उसमें माइल्ड श्रेणी बोलते हैं प्रथम श्रेणी को, जिसके अंदर 25 से 40 डेसिबल हियरिंग क्षमता वाले बालकों को रखा जाता है। उसके बाद नंबर 2 श्रेणी के बालक हैं जिसको मॉडरेट श्रेणी बोलते हैं, उसमें 40 dB से लेकर और 55 dB के बीच के जो बालक हैं, हियरिंग लॉस वाले बालक हैं, उन बालकों को उसके अंदर स्थान दिया जाता है। 55 dB से लेकर और 70 dB के बीच के जो बालक हैं उनको मॉडरेट टू सीवियर श्रेणी के अंदर रखा गया है। इन बालकों को और 70 dB से लेकर 90 dB के अंदर वाले जो बालक हैं उनको सीवियर श्रेणी के अंदर रखा गया है। इसके बाद 5 सीरीज आती है, 5 श्रेणी आती है परफाउंड श्रेणी। परफाउंड श्रेणी के अंदर 90 डिग्री से लेकर और उससे ऊपर के जो हियरिंग लॉस वाले बालक हैं उनका प्रफाउंड श्रेणी में रखा गया है। प्रफाउंड श्रेणी जो है बधिर बालकों के लिए, इसको हम कह सकते हैं पूर्णतः बधिर बालक, जिसको सुनने में बहुत ही अधिक समस्या होती है। तो इन श्रेणी के हिसाब से हम बधिर बालक की शिक्षा का चयन करते हैं कि उसको किस विद्यालय में डाला जाए और वहाँ पर जहाँ पर उसको उचित शिक्षा मिल सके। तो मैं आपको इन श्रेणियों के हिसाब से बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। माइल्ड कैटेगरी के बालक जो हैं उसको अगर अर्ली एज में ही अगर उसका पेरेंट्स को पता चल जाए, उसके माता पिता अभिभावक को मालूम चल जाए कि मेरा बच्चा बधिर है, तो उसको अर्ली एज में ही जितना जल्दी हो सके, अर्ली एज मतलब 0 से 3 वर्ष की आयु में अगर उसको पता चल जाए अभिभावक को कि मेरा बच्चा बधिर है, तो उसको उपयुक्त श्रवण यंत्र दिलाकर और उसको सामान्य स्कूल के अंदर प्रवेश दिलाया जा सकता है। सामान्य स्कूल के अंदर बच्चे की बैठक व्यवस्था जो है वो कुछ प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पर कि उसको मतलब जैसे आगे की पंक्ति में बिठाया जाए जिससे कि उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। ऐसे बालक आसानी से हियरिंग एड पहनकर, रेगुलर हियरिंग एड पहनकर सामान्य स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद मॉडरेट श्रेणी के बधिर बालक हैं, उनको भी हम अर्ली एज में हियरिंग एड पहनाकर सामान्य विद्यालय के अंदर प्रवेश दिला सकते हैं, लेकिन और उसको सामान्य विद्यालय के अंदर सामान्य बच्चों के साथ में बैठाकर शिक्षा दिला सकते हैं। लेकिन उस बच्चे की श्रवण क्षमता, हियरिंग लॉस चूँकि थोड़ा माइल्ड से अधिक होता है, इस कारण से ऐसे बालकों को सुनने में थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए उनको अर्ली एज में थोड़ा हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं,
ऑडियोलॉजिस्ट हैं उनकी सहायता समय समय पर लेते रहना चाहिए तथा उनके पेरेंट्स को भी उनके द्वारा समय समय पर जानकारी लेना चाहिए, जिससे कि वो उनके साथ में घर पर अच्छी तरह से काम कर सके। ऐसे बालकों को सामान्य स्कूल में आसानी से अध्ययन कराया जा सकता है। इसके बाद में आते हैं आपके पास तीसरी श्रेणी के बालक, मॉडरेट टू सीवियर श्रेणी के बालक। मॉडरेट टू सीवियर श्रेणी के बालकों को भी हम सामान्य श्रेणी के विद्यालयों में प्रवेश दिला सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन इन बालकों में चूँकि भाषा की और वाणी की काफ़ी थोड़ी परेशानी होती है। ऐसे बालकों में मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग लॉस होता है, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तेज़ आवाज़ से बोलने पर उनको सुनाई देता है। इसलिए ऐसे बालकों के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम जो राज्य सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं IEDC के तहत, ऐसे विद्यालयों में इनको शिक्षा दी जा सकती है तथा इनके अभिभावकों को समय समय पर हमारे विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, जिस प्रकार से कि उनके किस प्रकार से कार्य करें। और ऐसे छात्रों को चाहिए, बधिर बालक को चाहिए कि रेगुलर हियरिंग एड पहने। और चूँकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स के तहत में जो विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों के अंदर एक रिसोर्स पर्सन होता है जो कि पूर्णकालीन प्रशिक्षण प्राप्त होता है, और एक रिसोर्स रूम होता है जहाँ पर उसको समय समय पर शिक्षा दी जाती है, समय समय पर उसको वहाँ पर ले जाया जा सकता है और वो वहाँ पर अच्छी तरह से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इन बालकों को, मॉडरेट टू सीवियर बधिर बालकों को होम ट्रेनिंग भी दी जाना चाहिए रेगुलर 1-2 साल वर्ष तक, जिससे कि उनमें जो शुरू में प्रारंभिक जो उनका जो मैम ने जैसे बताया इनफॉर्मल एजुकेशन, जो उनका पारिवारिक जो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा परिवार से प्रारंभ होती है, शिक्षा परिवार से प्रारंभ होती है और परिवार में जो शिक्षा से जो वंचित रह गया उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स से सहायता ले, जिससे उसकी वाणी और भाषा का विकास लेवल पर आ सके और वो आसानी से ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके बाद हमारे पास आते हैं सीवियर कैटेगरी के बालक। सीवियर कैटेगरी के बालकों में ग्रामर की परेशानी, भाषा की परेशानी तथा वाणी की परेशानी हो जाती है, जिसके कारण से वो ठीक से अपने विचार सामान्य बालकों के सामने नहीं रख पाता। ऐसे बालकों को हम कुछ विशेष एक्टिविटीज़ के लिए ही हम सामान्य बालकों के साथ में अध्ययन करवा सकते हैं, नहीं तो ऐसे बालकों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, बधिर विद्यालय होते हैं, जहाँ पर ऐसे बालकों को शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर विशेष विशेषज्ञों की आवश्यक व्यवस्था रहती है और ऐसे बालकों को विशेष तकनीक की शिक्षा की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे स्पेशल एजुकेटर विशेष विद्यालय में देते हैं। विशेष विद्यालय के अंदर चूँकि बच्चों की जो बैठक व्यवस्था है वो भी U शेप अथवा C शेप में होती है, और ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए टीचिंग एड्स, स्पीच ट्रेनर, प्रत्येक क्लासरूम में मिरर और दृश्य श्रवण यंत्र, विजुअल एड्स की आवश्यकता होती है, जो कि एक विशेष विद्यालय में आसानी से उपलब्ध होते हैं, और इसलिए ऐसे बालकों को विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाना चाहिए। धन्यवाद राजेंद्र जी। एक गंगानगर से कॉल है जी, गंगानगर से कॉल दीजिए। एक कॉल दीजिए गंगानगर से। नगर से मैं डिम्पी बोल रही हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी इन्होंने बताया कि 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे का अगर पता लग जाए कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो 5-6 महीने का बच्चा है, वो तो बहुत छोटा है, तो उसको हियरिंग एड कैसे लगाएंगे? ठीक है, पेरेंट्स वेट करें जब तक वो थोड़ा बड़ा हो जाए कि उसको हियरिंग एड कब लगे? ठीक है जी, धन्यवाद। हम आपका सवाल अभी थोड़ी देर बाद लेते हैं। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह क्या क्या परेशानी बच्चे के व्यवहार में हो सकती है अगर उसको सही समय पर शिक्षा ना दी जाए, और जब हम बच्चे की शिक्षा का चयन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हियरिंग लॉस कितना है। अब हम जानते हैं कि अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं रंजना जी से कि ये ओरल एजुकेशन क्या है। रंजना जी, आप हमें बताएंगी ओरल एजुकेशन किसको कहते हैं? अभी जो प्रश्न आया है कि बच्चे को हियरिंग एड कौन सी उम्र में लगाना चाहिए, ये जो शिक्षा है ओरल एजुकेशन, ये इसी पर आधारित है कि यह एजुकेशन परिवार केंद्रित सहायता है। जितना शीघ्र आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चा हियरिंग लॉस है, उसमें पर बच्चा नहीं सुनता है, तो जितना शीघ्र बच्चे को हियरिंग एड लग जाएगा उतना शीघ्र ही उसका उसमें प्रोग्रेस होगी। अब कितना शीघ्र बच्चे को हियरिंग एड लग सकता है, आज यह भी संभव है कि 1 महीने के बच्चे को भी हियरिंग एड लग सकता है।
जो एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है, आप बच्चे को जब भी आइडेंटिफाई होता है कि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो विशेष तकनीक, आज आधुनिक तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि जब भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी अगर आपको पता चलता है कि मेरे बच्चे में कुछ कमी है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे कि आप किन किन से संपर्क करें और जाके उनको जांच करवाएं और हियरिंग एड लगवाएं। तो जब ओरल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये फैमिली सेंटर्ड एजुकेशन है। इसमें परिवार का सबसे अधिक सहयोग रहता है, क्योंकि सामान्य बच्चा अपने परिवार में ही वार्तालाप के अधिक अपॉर्चुनिटीज़ जुटा पाता है। सबसे अधिक माहौल बच्चों को वार्तालाप का परिवार में और उसके वातावरण में मिलता है, जिससे कि बच्चे का पूर्ण विकास होता है। बच्चे में एक स्वयं कार्य करने की क्षमता पैदा होती है। बच्चा अपने आप में एक कार्य करने की और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की खुद क्षमता जागृत कर सकता है। उसमें नकारात्मक सोच नहीं आती है। तो इस तरह से जब बच्चे का प्रोग्रेस, उसका डेवलपमेंट एक सामान्य माहौल में होता है, मशीन लगाकर या उसको कॉकलियर इम्प्लांट करके या अन्य कोई एम्प्लीफिकेशन डिवाइस देके, तो उस बच्चे का जो प्रोग्रेस होती है वो सामान्य होती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि आप उसकी वेट करें कि अभी हमारे बच्चे को अभी हियरिंग एड नहीं लग सकता तो हम उसके बाद में जाके हियरिंग एड लगाएंगे। यह अब बिल्कुल असंभव नहीं हुआ है। अब जितना जल्दी आपको पता चलता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें ये जानने की कि हमारे बच्चे में कोई नुकसान है। यदि आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे में कोई नुकसान है, तो जितना शीघ्र हो सकता है कम्युनिटी को और इससे जुड़े लोगों को उस बात को, उन लोगों को, उन अभिभावकों को अवेयर करवाना कि इस बच्चे को आप जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी एम्प्लीफिकेशन डिवाइस इसको प्रोवाइड करें। इससे बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, क्योंकि जब बच्चे को सामान्य वातावरण मिलेगा तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ सबसे पहले ये हमारे अभिभावकों की चॉइस पर निर्भर करता है। अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चे को इस शिक्षा में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब अभिभावकों को पता चलता है कि मेरा बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो वो एक ENT के पास जाएं, तो उससे अपना बच्चे का दिखाएं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो सबसे पहले अभिभावक एक डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद यदि उन्हें मालूम चलता है कि मेरे बच्चे को कुछ कमी है, सुनता नहीं है, या डॉक्टर बताते हैं कि वो सुनता नहीं है, तो यह अभिभावक तय करते हैं कि अब मुझे बच्चे के लिए क्या करना है आगे। अब वो ENT अगर उनको आगे रेफ़र करता है तो वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उससे बच्चे की पूरी जांच करवाएंगे और उसके बाद उसका हियरिंग एड लगाएंगे। तो जब बच्चे को हियरिंग एड लग जाता है तो आपकी ओरल एजुकेशन शुरू होती है। पेरेंट्स को कहाँ से पता करना है कि मैं बच्चे को कौन से प्रकार की शिक्षा दूं? सबसे पहले पेरेंट्स को उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना जरूरी है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वो अभिभावक जिनके बच्चे इस प्रकार की शिक्षा पहले ग्रहण कर चुके हैं, उसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर, ऑडियोलॉजिस्ट या इस क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग, कम्युनिटी के अन्य लोग भी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जब वो इन लोगों के संपर्क में आता है तो वह उन बच्चों को देखे कि कौन से बच्चों की प्रोग्रेस उसको नज़र आई है। अगर उसको ओरल एजुकेशन में उसको तरक्की नज़र आती है तो और वह डिसाइड कर लेता है कि मुझे अपने बच्चे को ओरल एजुकेशन देनी है, तो इस टीम में जो बच्चे के लिए कार्य करेगी ओरल एजुकेशन, उसमें जो पेरेंट्स हैं वो टीम के लीडर बन जाते हैं। अब वह अपनी टीम के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम कहें तो ओरल एजुकेशन एक टीम वर्क में होने वाला कार्य है। रंजना, हम एक कॉल ले लेते हैं। जी, कॉल दीजिए। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कर। हेलो 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 जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए।
हेलो, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? कट गया, आई थिंक फ़ोन कट गया है। रंजना, कैन वी कंटिन्यू? ये फैमिली सेंटर्ड अप्रोच है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब ये यदि परिवार से सोचा जाए तो ये कोई अलग से की जाने वाली क्रिया नहीं है। ओरल एजुकेशन कोई परिवार से अलग दी जाने वाली क्रिया नहीं है। हाँ जी, दीजिए। हेलो हेलो जी वाराणसी यूपी से मैं बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए या उनकी वाणियों भाषा के विकास के लिए जो अप्रोचेज होते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच और ग्लोबल ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच और एसोसिएटेड फोनेम यूनिट अप्रोच के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा इसको विस्तार से बताएं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हम इसी के विषय में आगे चर्चा करेंगे कि जो फैमिली सेंटर्ड अप्रोच है उसमें बच्चे को ये कोई अलग दी जाने वाली क्रिया नहीं है कि हम बच्चे को यह सोचें कि हम बच्चे को बिठाकर स्पीच पैथोलॉजिस्ट तो 1 घंटे या पौने घंटे के लिए बच्चे को स्पीच देने का कार्य करता है, किंतु यह पूरे दिन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अभिभावक या उसके वातावरण के लोग उसको पूरा दिन कम्युनिकेशन का माहौल देते हैं जिसमें बच्चा अधिक से अधिक कम्युनिकेट करता है। तो इसको हम कहें तो ये फैमिली सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें बच्चा अधिक से अधिक सुनने की और बोलने की समय और अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं, जिससे कि यह पूरे दिन भर चलने की वाली प्रक्रिया है और इसको केयर करने वालों पर निर्भर करता है कि वो उसको वार्तालाप का कितने अधिक से अधिक समय देते हैं। और इस सिस्टम में, इस टीम में जो वर्क करने वाले हैं वो व्यक्ति जो हैं उनकी यदि हम बात करें तो मुख्यतः उसमें ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। ऑडियोलॉजिस्ट बच्चे की जांच करता है, हेयरिंग की जांच करता है। जांच करने के बाद उसको प्रॉपर हेयरिंग एड देता है। ये सिर्फ हेयरिंग एड देकर उसको आवाज़ें सुनाना ही ऑडियोलॉजिस्ट का कार्य नहीं है, वरन साथ साथ वह जो ओरल एजुकेशन है इसमें पेरेंट्स को यह बताता है कि हेयरिंग एड की क्या उपयोगिता है और उसके किस तरह से हेयरिंग एड को मेंटेनेंस और उपयोगिता, इनके विषय में अभिभावकों को जानकारी देता है। स्पीच पैथोलॉजिस्ट का कार्य है जब कोई ध्वनि जो कि हेयरिंग एड के द्वारा बच्चा नहीं सुन पाता या एम्प्लीफिकेशन सिस्टम के द्वारा पूरी तरह से नहीं ले पाता, तो उन ध्वनियों की पहचान करवाना और उसके साथ साथ उसके बच्चे के वाणी दोषों को दूर करना। जो तीसरा है वो हैं ओरल डेफ एजुकेटर। जो ओरल डेफ एजुकेटर हैं वो बच्चे में शैक्षिक स्तर पर बच्चे की भाषा को, शब्दकोश को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस तरह से ओरल एजुकेशन में पूरा टीम वर्क में कार्य होता है। रंजना, हम बनारस से कॉल ले लेते हैं। जी, बनारस से कॉल दीजिए। कॉल्स बाद में ले लें, टाइम नहीं है ना अपने। हाँ, कॉल दीजिए, सवाल लिख लेते हैं, देन वी कैन आंसर। हेलो, अपना सवाल पूछिए। एक बच्चा है 10 साल का मैडम जी, लेकिन एचआई और मेंटल रिटार्डेशन दोनों उसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ है। उन बच्चों के लिए हम किस तरह से उनके एजुकेशन की प्लानिंग करेंगे, उनके लिए कौन सा IQ टेस्ट लगाएंगे और हमें पता करेंगे कि कैसी शिक्षा व्यवस्था उसके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं ओरल एजुकेशन इन्फेंट्स और टॉडलर्स के लिए। इसमें बच्चे का जो छोटे से बच्चे, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का ऑडिटरी सिस्टम और लैंग्वेज, उन स्किल्स को डेवलप करना, उन स्किल्स को बढ़ाना, बच्चे की सुनने की क्षमता को बढ़ाना और उसकी भाषा का विकास करना। इसमें सिर्फ टीचर उसको यह नहीं सिखाता कि आवाज़ क्या है, वरन आवाज़ के साथ उसके मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके साथ साथ यह सबसे आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि 90% बधिर बच्चों के अभिभावक
बोलने वाले और सुनने वाले होते हैं। अतः उनको अपने बधिर बच्चों के साथ विशेष शिक्षा ओरल एजुकेशन देने में बहुत आसानी होती है। इसी जो टॉडलर्स और इन्फेंट्स के जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी जो हेयरिंग एड है उनके साथ साथ मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। उनका हेयरिंग एड में या बैटरी में कहीं कोई डिफेक्ट ना हो, ये ऑडियोलॉजिस्ट समय समय पर उनका चेक करता रहता है। इस तरह से ओरल एजुकेशन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स में लगातार चलती रहनी चाहिए। उसके बाद प्री स्कूल का समय। प्री स्कूल का समय ये सबसे मुख्य समय है जो बच्चे को भाषा विकास का समय होता है, क्योंकि 2.5 साल से लेकर 3.5 साल का बच्चे का समय भाषा विकास का समय माना गया है। इसमें लगातार बच्चे की भाषा का विकास के लिए अथक प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये बधिर बच्चों के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, क्योंकि बधिर बच्चे प्री स्कूल में विशेषता आप जो प्री स्कूल है उसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि बच्चे को शब्दकोश ही दिया जाए, उसके साथ साथ शब्दकोश के साथ साथ भाषा का भी ज्ञान कराया जाता है। इसमें बच्चों को विभिन्न वस्तुओं के साथ उनके वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है और उसके साथ साथ बच्चे में भाषा ज्ञान की अधिक से अधिक माहौल पैदा किए जाते हैं, जिससे कि बच्चा अपने भाषा के विकास को कर सके। और केवल शब्दकोश ही बढ़ाना प्री स्कूल का काम नहीं है, उसकी सोच को बढ़ाना है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ाना है। यदि बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ेगी तभी वो यूनिवर्सल लेवल तक अपनी सोच को बढ़ा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ाने का ये सबसे अच्छा मौका है। जैसे यदि एक आप इंजन की बात करते हैं, फायर इंजन की बात के लिए बच्चा सोचता है, उससे ऊंची बात सोचता है। इसमें बच्चे को हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाएंगे एक विभिन्न नाटक देकर कि परिवार का, रिश्तेदारी का, माहौल का, समाज का, उसको नाटक देकर उसको एक माहौल क्रिएट करवाइए जिससे कि बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि मुझे इससे आगे जानकारी हासिल करनी है। इस तरह से यदि बच्चे में आप आगे क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे तो उतने ही बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी। तो प्री स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाने का के लिए ही मुख्यतः लाभप्रद होता है। इसमें बच्चों को विभिन्न बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली बुक्स हैं, उन पर एक सेंटेंस में ही बच्चा समझ जाता है कि इस पिक्चर को में क्या है, उसके शब्द को समझ आता है, उसकी भाषा को समझ आता है। उसके बाद हम उसकी फाइन मोटर डेवलप करवाते हैं, क्रॉस मोटर डेवलप। फाइन मोटर में हम छोटे आकार से बड़े आकार में वस्तुओं को डलवाना जिससे कि उसकी राइटिंग स्किल बढ़ती है। बड़ी बड़ी चौक से लाइनें खिंचवाना जिससे वो लिखने में उसकी जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सके। ग्रॉस मोटर में उसको खेल खिलाना, उसको रोचक क्षण देना, क्योंकि जब बच्चा कोई एक्सरसाइज करता है या गेम्स खेलता है तो ये रोचक क्षण ही उसको आगे एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह से यदि हम प्री स्कूल में ठीक से उसका विकास होता है या प्री स्कूल ट्रेनिंग बच्चे को पूरी दी जाती है तो बच्चे को ओरल एजुकेशन में बहुत लाभ होता है। अब स्कूल एज में जो मेन स्कूल एज चिल्ड्रन की बात है, यदि एक सामान्य बच्चा भी स्कूल बदलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु जब हम एक बधिर बच्चे की बात कर रहे हैं तो जो सामान्य बच्चा है जब वो एक विशेष स्कूल या अपना स्कूल बदलता है तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नए टीचर की, नए दोस्तों की, नए सिलेबस की, नई कक्षा की और नए माहौल की। किंतु जब एक बधिर बच्चा एक नए स्कूल में जाता है, मेन स्ट्रीम में जाता है, तो अवश्य उसको उससे अधिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। किंतु जो ये प्रॉब्लम्स हैं मेन स्ट्रीम में जाने की, ये ओरल एजुकेशन के द्वारा बहुत संभव होती हैं, किंतु तभी संभव हो पाती हैं जब उस स्कूल के जो सामान्य स्कूल के अध्यापक
रिसोर्स टीचर या स्पेशल एजुकेटर, और पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट, जो सामान्य स्कूल का मैनेजमेंट है, वो इस बच्चे के साथ एक को रिलेशन से एक कार्य प्रणाली को बनाते हुए यदि इस बच्चे को सहायता करें तो बच्चा मेन स्ट्रीम में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इस तरह से स्कूल लेवल पर एजुकेशन लेकर बच्चा हायर लेवल पर एजुकेशन लेता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर लेता है ओरल एजुकेशन के थ्रू, और आज टेक्निकल एजुकेशन भी बच्चे ओरल एजुकेशन के बाद ले रहे हैं, जो कि बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम में लाने में बहुत अधिक मदद करते हैं, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चा मेन स्ट्रीम में आकर एक स्वतंत्रता महसूस करता है, उसमें नकारात्मक सोच का डेवलप नहीं होती है। धन्यवाद रंजना। मिस्टर राजेंद्र, अब आप हमें ये बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ के माता पिता कहाँ संपर्क करें, शॉर्ट में थोड़ा बताएं। ग्रामीण क्षेत्र के में रहने वाले बधिर बालकों के अभिभावक जो हैं वो अपने बालक को एक बार जिला स्तर पर ले जाकर बच्चों की जांच करवा लें, या अगर जब उसको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा बधिर है तो वो किस श्रेणी के अंदर आता है, सबसे पहले तो उस पर ये डिपेंड करता है किस श्रेणी में वो आता है। जैसा कि अभी हमारे पास एक प्रश्न भी आया था बनारस से कि 10 साल का एक बालक है, लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी हमको नहीं बताई कि किस प्रकार से मतलब उसकी IQ लेवल क्या है, अगर वो MR है तो उसका IQ लेवल कितना है, और अगर बधिर भी है तो उसका जो हियरिंग लॉस कितना है उसको। तो वो क्योंकि जब तक उसको IQ लेवल का और हियरिंग लॉस की जानकारी का हमको पता नहीं होगा उसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर IQ लेवल अगर बॉर्डर लाइन पर है और जो भी हियरिंग लॉस उसका ज़्यादा है, अगर हियरिंग लॉस ज़्यादा है और IQ लेवल अगर बॉर्डर लेवल पर है, तो वो बच्चा जो है एक बधिर विद्यालय के अंदर या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो चल रहे हैं विकलांग एकीकृत विद्यालय, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर चल रहे हैं, वहाँ पर 18 स्टेट में चल रहे हैं हमारे भारत में, और उन विद्यालयों में वो जाकर और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। और उनके द्वारा, क्योंकि विकलांग एकीकृत विद्यालय के अंदर रिसोर्स पर्सन होता है जिसको पूर्ण प्रशिक्षित होता है, और एक रिसोर्स रूम होता है जहाँ पर उस बालक को समय समय पर सुविधाएं मिलती है, और IEDC के तहत चल रहे विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राजेंद्र जी, बनारस से कॉल है, वो जी बनारस से कॉल दीजिए, बनारस से कॉल दीजिए। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ये पूछा है कि स्पीच डेवलपमेंट के लिए ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच, नेक्स्ट है दूसरा अप्रोच मल्टी सेंसरी यूनिट अप्रोच, तीसरा है एसोसिएटेड फोनिम यूनिट अप्रोच। मैं इन तीनों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहता हूँ। हाउ कैन बी डेवलप टू स्पीच ओके जी इन हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ठीक है, अभी ओके, आपका सवाल अभी थोड़ी देर के बाद इसका जवाब देते हैं। राजेंद्र जी, आप शुरू रखिए। ग्रामीण क्षेत्र में इसके अलावा जो सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है हमारे पूरे भारत सरकार, वो 309 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। इन सर्व शिक्षा अभियान भी ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर प्रत्येक संस्थाओं में उपलब्ध है। इस प्रकार की शिक्षा वहाँ पर सभी बालकों को दी जाती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक है सामान्य बालकों के साथ में, जो बधिर बालक को एक सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा दी जाती है एकीकृत विकलांग विद्यालयों के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विद्यालयों की सुविधा नहीं है। अगर आपका बालक अगर माइल्ड मॉडरेट, जैसा कि पहले बता चुके, माइल्ड मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर श्रेणी के अंदर अगर आता है, तो ऐसे बालकों को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा दिलाने के लिए सबसे अच्छी जो विकलांग एकीकृत विद्यालय है उनमें जाकर उनको प्रवेश दिला सकते हैं। और सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा संचालित जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर कार्यरत है, वहाँ पर ऐसे बालकों को शिक्षा दिला सकते हैं। और ऐसे बालकों के अभिभावक जो ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं, उनके लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इस सेक्टर में कार्य कर रही है, वो समय समय पर अल्पकालीन कोर्स चलाती है अभिभावकों के लिए, जो कि उनको साथ कार्य ठीक से कर सकें, उनकी जानकारी देने के लिए एक कोर्स संचालित करती है समय समय पर। तो और उनके अभिभावक, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे जो बधिर बालकों के अभिभावक हैं, वो समय समय पर हमारे जो विशेषज्ञों से भी मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए और उन बालकों को विकलांग एकीकृत विद्यालय में प्रवेश दिला देना चाहिए। और RCI के माध्यम से भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में
किस किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में RCI से आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और CBR प्रोजेक्ट्स भी जो चलाए जा रहे हैं RCI के माध्यम से, वो भी टोटली कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं। वो भी जो गाँव की जो पंचायत है, ब्लॉक स्तर पे जो लोग रहते हैं, उनकी कम्युनिटी जो है सारे बनाकर वो एक ऐसे बालकों के लिए कार्य करते हैं और उनको इस प्रकार की जानकारी देते हैं। और विशेष प्रशिक्षित जो हमारे हैं विशेषज्ञ, वो उन कम्युनिटी को जानकारी देते हैं जिससे कि वो सारा एक कम्युनिटी बन के और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर सके और उनको मार्गदर्शन दे सके। धन्यवाद राजेंद्र जी। अब एक सवाल है, गंगानगर से हमारे पास फैक्स आया है, उसमें एक सवाल है कि बधिर बच्चे की प्रोग्रेस डेफ स्कूल की बजाय नॉर्मल स्कूल या इंटीग्रेटेड स्कूल में अधिक होती है, क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो क्यों, आप बताना चाहेंगे? एक बधिर बालक की जो डेवलपमेंट है वो डेफ स्कूल की अपेक्षा एक नॉर्मल स्कूल में अधिक हो सकता है, क्योंकि हियरिंग चिल्ड्रंस के साथ में रहकर उन बच्चे की जो हियरिंग जो डेवलपमेंट है वो अधिक डेवलप हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जबकि उस बच्चे का अर्ली एज में आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उसको समय पर ऑडिटरी ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग दे दी जाए। क्योंकि ऑडिटरी ट्रेनिंग मतलब उसको विशेष ध्वनियों की जानकारी देना, विशेष ध्वनियों की जानकारी देकर और उसको विशेष ध्वनियों में परिवर्तन बताना और उसके बाद में उसको वाणी मतलब विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए स्पीच थेरेपी दिलाना आवश्यक होता है। अगर बच्चे को नॉर्मल स्कूल में जा रहा है तो उसको स्पीच ट्रेनिंग रेगुलर देना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इसके हियरिंग लॉस के लेवल पर, किस लेवल पर वो बच्चा है। अगर बच्चा मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर कैटेगरी तक है तो ऐसे बालकों को हम बधिर बाल विद्यालय में नहीं डालकर अगर सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए तो ऐसे बालकों में और अधिक भाषा और वाणी का विकास होना संभव है, जो कि एक बधिर विद्यालय के अंदर उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि बधिर विद्यालय में बच्चे आपस में एक दूसरे को सबसे आसान तरीका जो है साइन लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसमें साइन करने की हैबिट हो जाती है। जबकि सामान्य विद्यालयों में ऐसे बालक पढ़कर और वो मेन स्ट्रीम के साथ में जुड़ सकता है और अपनी मतलब मुख्य धारा से जुड़ सकता है सामान्य बालकों की साथ में और उसमें अच्छी भाषा का विकास कर सकता है उनके साथ में रहकर। धन्यवाद राजेंद्र जी। रंजना जी, अब जो हमारा बनारस से एक सवाल था, आप थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में बताएं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच के और मल्टी सेंसरी अप्रोच के बारे में, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बच्चे का कब हुआ है। जितना शीघ्र अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा उतना शीघ्र ही आप बच्चे की सोच को डेवलप कर पा रहे हैं। जितना उसको यूनिवर्सल लेवल तक उसकी सोच को बढ़ाएंगे उतना अधिक शीघ्र बच्चा भाषा को ग्रहण, लैंग्वेज को ग्रहण कर सकता है या उसकी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकता है। जैसे जितना शीघ्र आपने बच्चे को हियरिंग एड लगा दिया, नॉर्मल बच्चा हियरिंग एड लगाया है, वो हियरिंग एड नहीं लगाता नॉर्मल बच्चा, तो ध्वनियों को वो बचपन से ही सुनता चला आता है। वो सुनता है फिर भी उसको बोलने में कुछ समय लगता है क्योंकि वो विभिन्न साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। किंतु बधिर बच्चा जिसको जो सुनता नहीं है उसका पेरेंट्स को यदि लेट पता चलता है तो यह मुश्किल हो जाता है उसको कितना विकास अधिक से अधिक किया जा सके। किंतु यदि बच्चे को अर्ली आइडेंटिफिकेशन जल्दी कर दिया गया है और उसका जो उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको जल्दी से, जितना जल्दी उसको ऑडिटरी सिस्टम दे दिया गया है, उसको एम्प्लीफिकेशन सिस्टम जितना जल्दी दिया गया है, तो आप उस बच्चे में यूनिवर्सल लेवल तक उसकी सोच को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप जो मल्टी सेंसरी अप्रोच और ऑडिटरी अप्रोच है इसमें हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा और जितना जल्दी उसका इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू होगा उतना जल्दी ही बच्चे में प्रोग्रेस होगी। बस ठीक है, इतना ही। रंजना जी ने हमें बताया कि किस तरह के एजुकेशनल सिस्टम्स अवेलेबल हैं, किस तरह की एजुकेशन होती है जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को दी जा सकती है। इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। राजेंद्र जी ने हमें बताया कि किस तरह से हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की फीलिंग्स का ध्यान रख के उनको कैसे इंटीग्रेट करें स्कूलों में और क्या
किस तरह की शिक्षा हियरिंग लॉस के हिसाब से हम देते हैं, किस तरह से हम शिक्षा का चयन करें कि हम बच्चे को सही समय पर सही शिक्षा दे सकें। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे पास कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम समय की कमी से नहीं दे पाएंगे, और बनारस से जो सवाल आया था वो एक टेक्निकल सवाल था जिसका जवाब देने के लिए हमें और ज़्यादा समय की ज़रूरत थी, और हम इस बात को मानते हैं। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप RCI में लिखकर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा पता है B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 16। कृपया आप पता नोट कर लीजिए। 26 हमारे फ़ोन नंबर है 268568992, दूसरा नंबर है 265342887। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। इसके अतिरिक्त आप मिसेस रंजना सेठी से LKC जगदम्बा में संपर्क कर सकते हैं। इनका पता भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। श्रीमती रंजना सेठी, इनका एड्रेस जो है स्क्रीन पर है, LKC जगदम्बा महाविद्यालय श्री गंगानगर। आप ईमेल के द्वारा भी इनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। इनका जो ईमेल नंबर है वो है ranjana_sethi@jagdambadisable.com। रंजना सेठी आपके सवाल का जवाब लिखकर आपको भेज देंगी। आज की टेलीकॉन्फ्रेंस में हमने जाना कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए किस तरह की एजुकेशनल सर्विसेज अवेलेबल हैं। हमारा जो नेक्स्ट टेलीकॉन्फ्रेंस प्रोग्राम होगा उसमें हम ये जानेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए किस तरह की एजुकेशनल सर्विसेज अवेलेबल हैं। समय वही 11 से 12 बजे तक का रहेगा। मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा मैं आज के अपने एक्सपर्ट्स, EMPC के सभी कर्मचारियों और RCI के अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके सक्रिय सहयोग के कारण यह कार्यक्रम सफल हो सका। मैं चलते चलते आपको एक राय देना चाहूँगी कि जब एक बार हमें यह पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हमें ज़रूरत है कि हम उसे सही समय पर सही इंटरवेंशन दें। जब हमें ये बताया जाता है किसी संस्था में या जब हम उसकी ऑडियोमेट्री कराते हैं या किसी प्रोफेशनल के द्वारा कि हाँ, इस बच्चे को अब हमें इस स्कूल में भेजना चाहिए या इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो माता पिता होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसी तरह का कार्य करें, उसका पूर्ण रूप से पालन करें। इसका फ़ायदा हमारे बच्चे को होगा। हम ये ना सोचें कि हमारा बच्चा अभी 6 महीने का है तो इतने 6 महीने के बच्चे को इतना बोलना या इसके साथ बात करना या जो हमें जिस तरह की ट्रेनिंग देने को बताया गया है वह करने से अभी फ़ायदा नहीं होगा। बच्चा एक बार बड़ा हो जाएगा तब हम उसको सिखा देंगे। ज़रूरत है कि हम जिस तरह से हमें प्रोफेशनल्स ने बताया है उस तरह से हम करते रहें, और ऐसा करके हम अपने बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और समाज की मेन स्ट्रीम में हम उसको शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद।